दोस्तों बात करें तो एप्पल का आईफोन 17 हिट है या फ्लॉप है, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि आईफोन 17 की पूरी लाइनअप बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही है सिर्फ एक डिवाइस को छोड़कर। उस डिवाइस का नाम मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन पहले ये देख लो कि यहाँ पे आईफोन 17 आईफोन 16 से ज्यादा का खास तौर पे इंडिया में भी सेल्स काफी जबरदस्त हुई आईफोन 17 की, क्योंकि पिछले साल का आईफोन 16 इस साल डिस्काउंट में फ्लिपकार्ट के मिलियन से बिका, लेकिन जब 16 का जब लॉन्च हुआ था तब उसको इतना ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिला था। इवन बात करें यूएस और चाइना, जो दो सबसे बड़े मार्केट है एप्पल के, वहां पे एप्पल का आईफोन ऑलमोस्ट 14% ज्यादा बिका एज कंपेयर टू आईफोन 16। और जिस फोन के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली वो सरप्राइजिंगली बेस मॉडल है आईफोन 17 का, क्योंकि वहां पे आपको ऑब्वियसली कैमरास में थोड़ा इंप्रूवमेंट मिल गया और डिस्प्ले चेंज देखने को मिला। और शायद लोगों को यही एक चीज चाहिए थी जिसके कारण कई सारे लोगों ने आईफोन 17 को लिया और उसका जो बेस प्राइस होता है $799 पे उससे लिया, क्योंकि देखा तो उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पर रेगुलर आईफोन 17 एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी बनाए बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि जो लोग एप्पल का आईफोन खरीदना चाहते हैं। एंड्रॉइड के बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि एंड्रॉइड में आप लोगों को पता है कि ढेर सारे फोन आते हैं और एक से एक फोन आते हैं, और किसी को अगर एप्पल का आईफोन ही लेना होता है तो एंड्रॉइड में कुछ भी आ जाए लोग एप्पल का आईफोन ही लेते हैं। और इस बार थोड़ा सा इंप्रूवमेंट एप्पल ने क्या दिखा दिया, डिस्प्ले को थोड़ा बेटर क्या कर दिया, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट क्या डाल दिया, सब लोगों ने आईफोन को जाके पसंद किया। लेकिन बात की जाए तो सिर्फ एक ऐसा मॉडल है जो यहाँ पे एप्पल का इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, और वो होता है आईफोन एयर। देखो आईफोन एयर काफी ज्यादा कूल प्रोडक्ट है, देखने में काफी ज्यादा स्लिम लगता है, और उसके ऊपर एक प्लेटू भी आपको देखने को मिलता है जो कि कैमरा हम की तरीके से आप कह सकते हैं, जिसके कारण से उसकी जो मैक्सिमम थिकनेस होती है उसकी कैमरा प्लेटू में वो 11 mm तक चली जाती है। इतना ज्यादा थिन फोन भी नहीं है जिसको तरीके से क्लीन किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि एप्पल वालों ने उसकी ड्यूरेबिलिटी को अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया, कुछ हद तक उसकी बैटरी लाइफ को भी हैंडल कर दिया, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस वो लोग क्रिएट नहीं कर पाए क्योंकि लिटरली आईफोन 16 उससे थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा भारी है, और उसके अंदर भी सिंगल कैमरा और इसके अंदर भी सिंगल कैमरा है, और प्राइस पॉइंट ज्यादा डिफरेंट होने के कारण यहाँ पे जो लोग हैं वो उस प्राइस पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। हालांकि एक सिंपल सी बात है कि चाइना के अंदर आईफोन एयर यहाँ पे आते ही तुरंत बिक गया, मिलियंस ऑफ यूनिट्स यहाँ पे सेल हो गई। लेकिन एक सरप्राइजिंग चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि जो वेस्टर्न कंट्रीज रहती है वहां पे आईफोन एयर की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं थी, और जो आईफोन एयर है वो यहाँ पे आपका चाइना के अंदर काफी अच्छा बिका। मैं वो सिंपल सी बात मैं यहाँ पे बताता हूँ कि एग्जैक्टली में चाइना के अंदर भी आईफोन 16 काफी अच्छा बिका, और चाइना के अंदर आईफोन एयर का जो लॉन्च है वो इसलिए डिले हुआ था क्योंकि वहां पे ई सिम वाला जो ओनली मॉडल होता है ना, वो उसके रूल्स और रिस्ट्रिक्शन काफी ज्यादा थी, जिस कारण से एप्पल को उनके लिए कंप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगा। इस वजह से आईफोन एयर का जो लॉन्च है वो चाइना के अंदर थोड़ा लेट हुआ था, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो हाथों हाथ काफी अच्छे तरीके से बिक गया। लेकिन कई सारे एनालिस्ट के यहाँ पर ये कहना है कि वो एक नीश प्रोडक्ट है और आईफोन 17 और प्रो मॉडल के बीच में प्लेस किया गया है। और एनालिस्ट का यहाँ पर ये भी कहना है कि यहाँ पे जो आईफोन के जो मिनी मॉडल था, प्लस मॉडल था, वो भी इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए थे, और एयर भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। यानी कि एप्पल ने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी एयर के लिए वो मैच नहीं कर पा रहा है, और इसी वजह से जो अगले साल के लिए जो ऑर्डर देना था आईफोन एयर का वो भी उन्होंने कट डाउन कर दिया। बेसिकली आईफोन एयर का जो प्रोडक्शन होगा वो एप्पल खुद नहीं करती, वो किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से करवाती है, और उसको वो ऑर्डर देती कि हमें इतने आईफोन चाहिए, और उस वजह से मैन्युफैक्चरर को कुछ महीने पहले रॉ मटेरियल वगैरह एनालाइज करने पड़ते हैं। तो सीधी बातें यहाँ से पता चल जाता है कि अभी डिमांड क्या फ्यूचर में क्या हो सकती है, और जिस वजह से जो प्रोडक्शन होता है थोड़ा सा कम कर दिया गया है। जबकि प्रो और प्रो मैक्स मॉडल काफी ज्यादा बड़े हिट हुए क्योंकि जो नया ऑरेंज कलर है वो लोग को यहाँ पे पसंद आया, इस वजह से आईफोन प्रो मॉडल्स के अंदर हिट हुआ है। लेकिन जो एयर मॉडल है वो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अच्छा देखने को नहीं मिला। और सेम कहानी देखा तो इस साल एक और फोन लॉन्च हुआ था यहाँ पे सैमसंग का गैलेक्सी S25 एज मई में, उसकी भी यूनिट्स काफी ज्यादा बेकार है। बात की जाए तो उस फोन ने अगस्त तक 1.31 मिलियन की यूनिट सेल करी थी, S25 बिका था 8.28 मिलियन, और S25 अल्ट्रा सबसे ज्यादा बिका 12.18 मिलियन। यानी कि एक पतला फोन होने के बावजूद भी सैमसंग S25 एज इतना ज्यादा नहीं चला, ना इंडिया ना ग्लोबल मार्केट में। और सीधी बात है कि सैमसंग वाले अब ये प्लान कर रहे कि अगले साल S26 एच को टोटली खत्म कर दें, क्योंकि सैमसंग के लिए भी लॉस मेकिंग है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि स्लिम फोन के साथ बताऊं प्रॉब्लम क्या है, देखने में बहुत कूल लगता है इनिशियली, अगर आप उसे हाथ में पकड़ोगे तो आपको वाव फैक्टर आएगा, लेकिन एक बार वो वाव फैक्टर जाता है ना तो प्रैक्टिकलिटी आ जाती है, और एक बार जब प्रैक्टिकलिटी आ गई तो इस हिसाब से वो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि हाथ में पकड़ने में तो पतला है, थोड़े दिन आप चलाओगे, लेकिन उसके बाद बैटरी लाइफ पे सेक्रीफाइस किया गया, कैमरास में सेक्रीफाइस किया गया, थर्मल मैनेजमेंट में सेक्रीफाइस किया गया, हीटिंग वगैरह हो सकती है, ऐसे कई सारे टेक्निकल चैलेंजेस वहां पे जुड़े हुए हैं। और देखा जाए तो
टेक्निकल चैलेंजेस के कारण यहाँ पे उस स्लिम फोन को सक्सेसफुल नहीं बनाया जा सकता, और इसी वजह से स्लिम फोन का भी डेस्टिनी वही हो रही है जो आपके फोल्डेबल की। हालांकि फोल्डेबल में मैं बता सकता हूँ, गैलेक्सी का Z Fold 7 और Z Flip 7 जो लॉन्च हुए थे ना, उसने जो पास में सैमसंग के फोल्डेबल्स के जो रिकॉर्ड थे वो तो यहाँ पे तोड़ दिए थे, जिससे सैमसंग को कॉन्फिडेंस आ रहा है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो फोल्डेबल और स्लिम फोन एक ऐसी नीश कैटेगरी यहाँ पे बन के रहेगी जहाँ पे ज्यादातर जो लोग रहते हैं उस पर जाते नहीं है, और कुछ एक ऐसा नीश सेगमेंट रहता है वो यहाँ पे जाता है, और उस नीश सेगमेंट के लिए फोन बनाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनको एक अफोर्डेबल प्राइस में भी फोन चाहिए, और कोई भी लोग हाई प्राइस पे करना नहीं चाहते इस चीज के लिए, और जो लोग इस हाई प्राइस को पे करते हैं वो तो और भी कम रहते हैं। वही चीज इनके सेल्स फैक्टर में दिख रही है। देखने वाली बात है कि आने वाले समय में ये जो स्लिम फोन का कंसेप्ट है कब तक चलता है, और मेरी नजर में अल्ट्रा स्लिम से बेटर ये कि आपको स्लाइटली थिकर फोन दे दो, यानी कि इतना भी नहीं कि ज्यादा मोटा दे दो, 7 mm 8 mm तक दे दो, एक अच्छी सिलिकॉन कार्बन बैटरी डालो, कैमरास अच्छे डालो, बढ़िया कूलिंग डालो, एक अच्छा चिपसेट डालो, सारी फीचर्स डालो, और एक बेसिक लो। उसको जबरदस्ती पतला करने की कोशिश मत करो, एक हद तक ही उसे पतला करो, उसके बाद उसके अंदर कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होने चाहिए। वहां से एक बढ़िया सा फोन निकालो तो लोगों को बहुत पसंद आएगा। जबरदस्ती कॉम्प्रोमाइज करके स्लिम फोन बनाना ना, ये एक गलत चीज लगती है, क्योंकि देखा है तो आप ज्यादा पैसा भी दे रहे हो और चीज भी कम मिल रही है, और सिर्फ जो वॉव फैक्टर रहता है जो कुछ दिन रहेगा आप वहीं पे चलाने वाले हो। तो बस इसी चीज का यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। अगर इसी चीज का ध्यान सभी कंपनीज यहाँ पे रखें और अच्छे तरीके से काम करें तो आपको बेटर प्रोडक्ट मिलेगा। और इन द एंड हम यही जानते हैं कि यार जो प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, यही यहाँ पे आगे चल के कंपनी को उठाते हैं और यही काम करते हैं, और जो कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बनाएगी वही मार्केट में जिंदा रहेगी, वही मार्केट में अच्छा करेगी। बाकी अगर कंपनीज हाइप के काम या प्रमोशंस का या मार्केटिंग पे अगर ज्यादा खेलेंगी और अपने आप को ज्यादा अलग दिखाने की कोशिश करेंगी, जबकि एग्जैक्टली में चीजें इतनी ज्यादा डिफरेंट होंगी नहीं उनकी, तो शायद एक गड़बड़ हो सकती है। देखते आने वाले फ्यूचर में एप्पल, सैमसंग, इन सब लोग का क्या होता है, स्लिम फोन्स का आगे फ्यूचर क्या रहता है। इसी के साथ ही बात करें तो यहाँ पे मेरे पास IDC की 2025 की ग्लोबल स्मार्टफोन रैंकिंग आई है, और जो कि काफी सरप्राइजिंग है, जिसके अंदर एप्पल देखा तो उसने काफी ज्यादा आईफोन्स भेजे, क्योंकि एप्पल लिटरली आईफोन्स की सेल्स काफी जबरदस्त कर रहा है। सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर में सैमसंग आती है, सैमसंग काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ किया, गैलेक्सी Z Fold 7 तो बिके, लेकिन इसी साल की गैलेक्सी S25 ने भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई। इवन देखा है तो थर्ड पोजीशन पे Xiaomi ग्रुप आता है, Xiaomi ने यूरोप और लैटिन अमेरिका में फोन्स बेचे, और Xiaomi की Redmi की जो प्रोडक्ट लाइनअप होती है काफी सक्सेसफुल रही, और पोको सीरीज भी सक्सेसफुल रही। हालांकि इंडिया के बारे में बात नहीं कर सकता, इंडिया में थोड़े से स्ट्रगल Xiaomi को देखने को मिले, लेकिन Xiaomi ने अब डिसाइड किया कि धीरे धीरे वो कैचअप करेंगे और धीरे धीरे यहाँ पे ग्रो करेंगे, और अगले साल के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के साथ Xiaomi वाले यहाँ पे काम करें, जिसमें Redmi के अंदर, Xiaomi के अंदर, पोको के अंदर एक से एक फोन निकालेंगे, और लोगों को पुराना जो ट्रस्ट जो खो चुके उसे यहाँ पे गेन करने की कोशिश करेंगे। तो देखा तो Xiaomi ग्लोबल लेवल पे थर्ड कंपनी, इंडिया में भी ठीक कर रही है, लेकिन हाँ इंडिया में थोड़ा और फोकस की जरूरत है। और हाँ फोर्थ पोजीशन यहाँ पे ट्रांसीन होल्डिंग की आती है, और यहाँ पे बात की जाए तो Vivo जैसी कंपनी का फिफ्थ पोजीशन पे आना थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है, क्योंकि यहाँ पे ओप्पो ग्रुप नहीं है जो यहाँ पे मोनोपोली बनाता था। हालांकि Vivo को यहाँ पे ये बेनिफिट मिला कि Vivo ने अपने फोन से निकाले और iQOO ने भी काम किया है, लेकिन वही ओप्पो जैसी कंपनी जिसके अंदर OnePlus भी आता है, उसने यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट लूज किया है। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है ग्लोबल मार्केट में। लेकिन जब मैं इंडिया में आता हूँ तो कहानी काफी अलग हो जाती है। इंडिया के अंदर Vivo जैसी कंपनी इंडिया के अंदर नंबर 1 पे आए, जिसके अंदर Vivo और iQOO इंक्लूडेड है, जिसके अंदर Vivo की T सीरीज और iQOO की Z सीरीज काफी ज्यादा वॉल्यूम में बिकते हैं। सेकंड पोजीशन पे सैमसंग आते हैं, जिसके अंदर अपनी M सीरीज, F सीरीज और A सीरीज के दम पे खड़ा हुआ है, और हाँ फ्लैगशिप लेवल में जो S सीरीज होती है वो यहाँ पे काफी ज्यादा बिकती है। इसके साथ ही थर्ड पोजीशन सरप्राइजिंगली Xiaomi के रूप की है। Xiaomi के अंदर यहाँ पे मैं Redmi और Poco इंक्लूड कर रहा हूँ। इस साल Redmi की तरफ से कोई खास फोन देखने को नहीं मिले, लेकिन फिर भी पोको की तरफ से जो फोन्स देखने को मिले, और जो रेडमी की जो पुराने फोन्स जो बिक रहे थे, उसके दम पर रेडमी ने यहाँ पे थर्ड पोजीशन यहाँ पे अचीव करी है। और फोर्थ पोजीशन पे बात करें ओप्पो ग्रुप, जिसके अंदर ओप्पो और OnePlus इंक्लूडेड हो जाते हैं। ओप्पो ने देखा जाए तो यहाँ पे सही काम किया। तो फिफ्थ पोजीशन यहाँ पे सरप्राइजिंगली एप्पल जैसी कंपनी जा रही है, और पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एप्पल जैसी कंपनी इंडिया के Q3 वाले 2025 के अंदर इंडिया के टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड्स में ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है, और ये सिर्फ एक शुरुआत है। धीरे धीरे अगर इसी ग्रोथ पे अगर बढ़ती रही एप्पल, तो थर्ड या फोर्थ पोजीशन बहुत तेजी से अचीव कर सकती है। लेकिन सरप्राइजिंग चीज है कि यहाँ पे Realme जैसी कंपनी पीछे हो गई, जो कि सरप्राइजिंग चीज लगती है, क्योंकि एक जमाने में वो सेकंड थर्ड पोजीशन पे हुआ करते थे। और इवन ये भी मैंने देखा है कि यहाँ पे मोटरोला जैसी कंपनी ने भी अच्छा किया, क्योंकि यहाँ पे मोटरोला ने लगभग 4 मिलियन यूनिट्स और 53% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है। और इसी के साथ ही जो नथिंग जैसी कंपनी, उसने 66% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया। उसका CMF फोन 2 Pro और नथिंग का फोन 3 एक काफी ज्यादा बिका। लेकिन इसी के साथ ही बात करें तो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का क्या, क्योंकि फ्यूचर में भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है।
सबसे पहले तो मैं आपको बात करना चाहूंगा 6G को लेके। 6G को लेके कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी है कि 6G का जो एक्सपेक्टेड लॉन्च है वो 2030 में होगा। यहाँ तक कि 6G के अंदर आपको अल्ट्रा फास्ट स्पीड देखने को मिलेगी जो कि 1 टेराबिट पर सेकंड की होगी, यानी कि 5G से ऑलमोस्ट 100 टाइम्स फास्ट। यहाँ तक कि इसके अंदर आपको नियर जीरो डिले होगा, लो लेटेंसी होगी, जिसका यूज यहाँ पे आप सेल्फ ड्राइविंग कार और जो रिमोट सर्जरी होती है वहां पे कर पाएंगे। यहाँ पे आपको AI का यूज देखने को मिलेगा, सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग नेटवर्क देखने को मिलेगा, और हाँ, टेराहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम नहीं देखने को मिलेगा जो बिलो 1 टेराहर्ट्ज पे काम करेगा फॉर एडवांस कनेक्टिविटी। कहने का मतलब ये कि जो स्पीड्स रहेंगी वो काफी एडवांस होने वाली है, क्वालिटी नेटवर्क की काफी ज्यादा अच्छी होगी, लेटेंसी काफी कम होगी। ये कुछ चीजें आप 6G के अंदर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही बात करें तो वेब ब्राउजर की जो वॉर है वो वापस आ गई। आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पे परप्लेक्सिटी अपने कॉमेट ब्राउजर के साथ आता है, यहाँ तक कि चैट जीपीटी ने अपना एटलस ब्राउजर भी निकाल दिया, और हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने एज के अंदर भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया माइक्रोसॉफ्ट को पायलट को। लेकिन अभी वो को पायलट का जो डीप इंटीग्रेशन है सिर्फ यूएस तक लिमिटेड है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मेन बात रहती है कि आप जो भी वेबसाइट पे विजिट करेंगे साइड में आप उसकी समरी यूज कर पाएंगे। चैट जीपीटी का जो एटलस आता है वहां पे उसका डिफॉल्ट पे चैट जीपीटी का खुलेगा, यानी कि आप चैट जीपीटी को यूज कर पाएंगे। अगर आपको सर्च करना है तो चैट जीपीटी ही आपको सर्च करके रिजल्ट दिखाएगा। यानी कि सीधी बात है कि जो वेब ब्राउजर वाली जो वॉर है जो इतने सालों से चल रही थी वो दोबारा से यहाँ पे एक्टिव हो गई है। हालांकि देखा जाए तो जो इंटरनली जो कोर चीज है वो क्रोमियम के अंदर ही काम करता है, यानी कि जो एटलस ब्राउजर है वो भी क्रोमियम के अंदर ही काम करता है, और जो गूगल क्रोम है वो भी यहाँ पे इसलिए रखा गया क्योंकि क्रोमियम काफी एक अच्छा इंजन है यहाँ पे, जिससे वेबसाइट के पेजेस वगैरह रेंडर हो सकते हैं। और अगर ओपन एआई या चैट जीपीटी अपना खुद का अगर वेब ब्राउजर अगर बना रहे होते और किसी दूसरे इंजन के ऊपर काम करते तो शायद उन्हें वैसी परफॉर्मेंस नहीं मिलती, क्योंकि वेबसाइट देखा तो वैसे व्यू कर रहा है, लेकिन उनका मेन ऑब्जेक्टिव है एआई को इंटीग्रेट करना। और एआई का कैसा डीप इंटीग्रेशन करना कि लोग एक बार अपने वेबसाइट के ब्राउजर के अंदर जाए तो बहुत तेजी से अपना जो काम होता है वो आसानी से कर ले। और इसलिए गूगल को काफी ज्यादा झटका मिल सकता है, क्योंकि गूगल अपने जेमिनी को भी इंटीग्रेट कर रहा है लेकिन पूरी तरीके से नहीं ला पाया। लेकिन अगर इंटीग्रेशन के अंदर बात करें तो एआई का एडवांसमेंट होने से जो लोग होंगे आने वाले समय में शायद चैट बॉट्स का ज्यादा यूज करेंगे बजाय कि गूगल सर्च का। ये एक एडवांस चीज होगी। यहाँ तक कि जो लोग होंगे शायद पूरी वेबसाइट के पेज को पढ़ेंगे भी नहीं, एक वेबसाइट पे जाके साइड में उसकी समरी वगैरह निकाल लेंगे, और कोई भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ना वो बस आपके सीधे फिंगर टिप्स पे आएगी। कहने का मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो चैट बॉट्स हमारे देखने को मिल रहे हैं आज का समय, जैसे चैट जीपीटी हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, या गूगल का जेमिनी हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट ही क्यों ना हो गया, ये सबका इंटीग्रेशन इतना ज्यादा डीप होता चले जाएगा कि यहाँ पे लोग इनके ऊपर ज्यादा रिलाई करने लगेंगे बजाय कि रेगुलर एप्स, रेगुलर वेबसाइट पे विजिट करना या फिर इवन गूगल सर्च का ही यहाँ पे यूज करना। और ये चीज बहुत ही बड़ा नेक्स्ट लेवल चीज हो सकती है। हालांकि इसका नेगेटिव साइड इधर ये रहेगा कि जो पुराने ब्लॉगर वेबसाइट्स के ऊपर काम करते थे वो कई सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो जाएंगी, और जो लोग जो इन्फॉर्मेशन जो एक्सट्रैक्ट करते थे वो अब सीधे एआई के थ्रू यहाँ पे फ्यूचर में करेंगे। इवन बात की जाए तो यहाँ पे इसका और इम्पैक्ट इधर ये पड़ेगा कि जो लोगों का जो टाइम है वो भी काफी तेजी से बचेगा, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन तुरंत ही यहाँ पे मिलेगी। और किसी को अगर इन्फॉर्मेशन तुरंत अगर फैक्ट चेक भी करने की सामने की इन्फॉर्मेशन सही है कि गलत है तो ये भी एआई का यूज यहाँ पे काफी तेजी से कर देगा। और देखा है तो गूगल की जो सर्च की जो मोनोपोली उसको काफी बड़ा खतरा है, क्योंकि यहाँ पे गूगल का जो डिफॉल्ट सर्च इंजन होता है वो कई सारी कंपनीज अपने ब्राउजर में देती है, जैसे सफारी के अंदर देखने को मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट ने एज में अपना बिंग देती है, लेकिन फिर भी वहां लोग गूगल यूज करते हैं। लेकिन अगर चैट जीपीटी के सर्च अगर बेटर रिजल्ट दे रहा है, बेटर चीजें प्रोवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली गूगल सर्च के लिए एक बहुत बड़ा खतरा यहाँ पर हो सकता है। एआई एक बहुत बड़ी चीज बन के आ रहा है, और अभी तक हमने सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग देखी है। धीरे धीरे जो रिवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं ना वो तो यहाँ पे आने वाले समय में शुरू होने वाले हैं। और इसी के साथ ही एक और इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात है, वो है कि यहाँ पे फाइनली सैमसंग ने गैलेक्सी XR को इंट्रोड्यूस कर दिया। ये जो प्रोजेक्ट था इसे प्रोजेक्ट वुहान के नाम से बोला जा रहा था, लेकिन इसका नाम गैलेक्सी XR है। ये एंड्रॉइड के XR पे चलता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपको XR ऑप्टिमाइज गूगल एप्स देखने को मिलेगी, गूगल मीट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 4K माइक्रो ओलेड डुअल डिस्प्ले देखने को मिलता है 90 हर्ट्ज का। ये स्नैपड्रैगन XR2+ Gen 2 के ऊपर चलता है। 16 GB रैम है, 256 GB स्टोरेज है। यहाँ पे मल्टीपल ट्रैकिंग की जा सकती है, आई ट्रैकिंग है, और इवन हाथों के जेस्चर को कंट्रोल करता है। यहाँ तक कि इसका जो बैटरी पैक है वो अलग से रखा गया। और यहाँ पर आपको आयरिस अनलॉक, डॉल्बी एटमॉस का स्पेशल ऑडियो, वाईफाई 7, ब्लूटूथ 5.4 देखने को मिलता है। 2 से लेकर 2.5 घंटे तक चलता है। और बेसिकली बात किया जैसे एप्पल ने अपना विजन प्रो निकाला था ना, वैसे ही यहाँ पे सैमसंग का गैलेक्सी XR है। लेकिन देखने वाली बात है कि जो प्रोडक्ट है इंडिया में लॉन्च नहीं हो रहा है, ये ग्लोबल लेवल पे जा रहा है। और क्या ऐसे जो प्रोडक्ट रहते हैं कि ग्लोबल लेवल पे कुछ कमाल दिखा पाते हैं? क्योंकि एक बात बताऊं, एप्पल ने भी अपना विजन प्रो इनिशियली लिया था, कुछ समय तक इसे यूज किया, लेकिन बाद में उसे यहाँ पे डिसकंटिन्यू सा उसे कर दिया। देखो सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ क्या थी कि एप्पल का जो विजन प्रो था ना
वो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसे एक बार लेके उसे लोग बार-बार यूज़ नहीं कर सकते थे। कहने का मतलब इधर ये कि एक बार विज़न प्रो खरीदा, उसके अंदर उसके बाद उसे यूज़ किया, उसके अंदर वॉव फैक्टर आया। लेकिन उसके बाद उसका कोई यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा ख़ास यूज़ देखने को नहीं मिलता था, जिस वजह से लोगों ने उसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया। आने वाले समय में देखने वाली बात है कि इनका यूज़ केस यहाँ पे क्या रहता है, क्योंकि इनिशियली लोग इसे यूज़ करते हैं, वॉव फैक्टर लेते हैं, 2 दिन के बाद ये कुन्ने में पड़ा रहता है और लोगों के विज़न प्रो ऐसे कि कुन्ने में पड़े धूल खा रहे हैं। सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है इनके साथ, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम नहीं हो पा रहे हैं। इसकी जगह जो ग्लास वाला कंसेप्ट है वो मैं अभी भी बोल रहा हूँ बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। और हाँ, सैमसंग ने भी अनाउंस किया यहाँ पे वॉरबी, पार्कर और जो जेंटल मॉन्स्टर होती है उन कंपनीज के साथ ये अपने प्रीमियम स्मार्ट ग्लासेस को लेकर आएंगे जो अगले साल होंगे। तो हाँ, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। इसके साथ ही मेटा के ऑलरेडी जो रेवन ग्लासेस है वो इंडिया में धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहे हैं और मेटा ने रेवन ग्लासेस के अंदर आज के समय में यूपीआई पेमेंट्स को भी इनेबल कर दिया। तो ये भी एक चीज है। और आने वाले फ्यूचर में रेवन डिस्प्लेस भी यहाँ पर मार्केट में आने वाले हैं। कहने की बात है कि स्मार्ट ग्लासेस का एक बहुत बड़ा ट्रेंड आने वाला है और अभी हमने रेबन मेटा ग्लासेस से इसकी शुरुआत देखी है। प्रॉब्लम जो लोगों के साथ मैंने देखी वो ये है कि आज के समय में लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि इसको एक बार यूज करना जरूरी है। क्योंकि इन ग्लासेस की जो फंक्शनलिटी होती है ना, इसे वीडियो पे दिखा पाना थोड़ा सा ट्रिकी है, डिफिकल्ट रहता है, जिस वजह से कई साल लोग इसको समझ नहीं पाते। लेकिन एक बार अगर इन ग्लासेस को अगर आप एक बार यूज करेंगे तब इसका ट्रू पोटेंशियल यहाँ पे समझ पाएंगे और उसी के बाद ही प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पे काफी आगे बढ़ेगी। ये सबसे बड़ा हर्डल है इसके लिए। दूसरी चीज है कि प्राइस पॉइंट अभी थोड़ा सा ज्यादा है। इवन जो रेगुलर मेटा ग्लासेस जो बिना डिस्प्ले के होते हैं उनकी कीमत 30,000 रुपए तक रहती है। अगर कहीं से भी लोग अंडर 20,000 रुपीज के नीचे आ गए तो भी मेन स्ट्रीम यहाँ पे जा सकते हैं। देखते हैं मार्केट में इस तरीके के ग्लासेस किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्या चीजें देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, आज के समय में ये कुछ चीजें थी। तो दोस्तों यार, ये थी इस हफ्ते कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज। मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले पॉडकास्ट के अंदर। गुड बाय।